आज की इस क्लास में हम डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूं तो डी ब्रोगली इक्वेशन 4-5 लाइनों में निकाला जा सकता है, लेकिन इस इक्वेशन की डेप्थ कितनी ज़्यादा हो सकती है, इसका शायद अनुमान सबको ना हो पाए। इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। चलिए सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन तक बात पहुंची कैसे, मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन आखिर बनाया कैसे गया। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो सबसे पहले अगर हम यह देखें कि अर्थ में जब भी कोई मनुष्य आया होगा, पृथ्वी में जब भी कोई मनुष्य, पहला मनुष्य आया होगा, तो उसकी जिज्ञासा प्रकाश को लेकर के हुई होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्रकाश को, लाइट को ठीक ढंग से परिभाषित कर पाना इतना पॉसिबल नहीं था, जबकि वह हमारे संपर्क में शुरुआत से ही है। हम अपने आसपास प्रकाश की वजह से सब कुछ देख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए एक सार्थक प्रयास आइजैक न्यूटन ने किया। उन्होंने 17th सेंचुरी में, मतलब 1676, मतलब लगभग कहना चाहिए कि 1676 ईस्वी में लाइट को डिफाइन करने की कोशिश की। उनके अनुसार जो लाइट है, प्रकाश है, वह छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और इस प्रकार से न्यूटन का कोरपस्कुलर थ्योरी सामने आती है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत सामने आता है। इस सिद्धांत को शुरू में स्वीकार किया गया, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां थीं। मसलन आज हम जानते हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वह अगर सबसे फास्ट कहा जाए तो वैक्यूम में होगा, फिर एयर में होगा, फिर वाटर में होगा, और फिर उससे कम ग्लास में होगा। न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से ग्लास में ज्यादा होगी, उससे कम होगी वाटर में, उससे कम होगी एयर में, और उससे कम होगी वैक्यूम में। इस प्रकार से और भी इसके पॉइंट थे जो पूरी तरह से सही नहीं माने जा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि 2-3 साल में ही हाइगन्स ने एक थ्योरी दी, जिसमें यह कहा गया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि यह वेव फॉर्म में होता है, यह तरंग के रूप में होता है। अब सोचिए कि 17th सेंचुरी में ही हाइगन्स ने भी अपनी बात कही, और ऐसी फिनोमिनन्स जिनका एक्सप्लेनेशन न्यूटन की थ्योरी नहीं दे सकती थी, मसलन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इनका एक्सप्लेनेशन न्यूटन की थ्योरी से हरगिज नहीं हो सकता था। लेकिन इनको समझाया किसने? हाइगन्स की थ्योरी ने। और लगभग यह मान लिया गया कि हाइगन्स की थ्योरी ही सही है, इसके अलावा और कोई दूसरी थ्योरी नहीं है। लेकिन आगे चल करके लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसी फिनोमिनन्स सामने आई, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे जीमन इफेक्ट। ऐसे ही कुछ और भी फिनोमिनन्स थी जिनका एक्सप्लेनेशन हाइगन्स की थ्योरी के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब ये फिनोमिनन्स जब हाइगन्स थ्योरी के सपोर्ट से समझी जा रही थी, तो रिजल्ट कुछ और आ रहे थे। हाइगन्स कुछ और बोल रहा था, हाइगन्स थ्योरी कुछ और बोल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट का फॉर्म वेव में नहीं है, कुछ और में भी है। तो यह तो एक अबूझ पहेली जैसे बनने लगा। और यह बात प्लैंक ने कब बोली? इन सब के असमंजस के बाद प्लैंक आते हैं और वे क्या कहते हैं कि वेव फॉर्म लाइट का सही नहीं है, बल्कि वह पार्टिकल फॉर्म में ही होता है। लेकिन ये पार्टिकल न्यूटन के पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनके बंडल्स हैं, जिन्हें उन्होंने नाम फोटान दिया। मतलब
प्लांक के अनुसार लाइट फोटान की फॉर्म में चलता है। अब देखें कहां 17th सेंचुरी और प्लांक पहुंचे 19th सेंचुरी में, उसमें भी लास्ट में लगभग 1888 के आसपास, मतलब 200 साल से ज्यादा का वक्त लगा उसमें यह बताने के लिए कि वेव फॉर्म नहीं है, कुछ और भी हो सकता है भी। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि प्लांक थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी फिनोमिनन्स को समझा दिया, लेकिन जब यह कोशिश की गई कि क्या सचमुच में लाइट फोटॉन के फॉर्म में ही होता है, अगर है सही में, तो फिर प्लांक की क्वांटम थ्योरी के द्वारा क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इनको भी एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था। लेकिन जब कोशिश की गई तो इनका एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या, इनको प्लांक की क्वांटम थ्योरी से नहीं समझाया जा सका। इसका मतलब क्या हुआ, बात कुछ और थी, बात कुछ और थी। मतलब फोटॉन फॉर्म भी क्या सही नहीं है, यहां वेव फॉर्म भी सही नहीं है। हालांकि इस बीच में एक अच्छा प्रयास मैक्सवेल के द्वारा भी हुआ और उनका सपोर्ट भी वेव के फॉर्म में ही था, ठीक है, लेकिन अंत में बात बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हाइगन्स थ्योरी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जैसी फिनोमिनन्स को समझा पा रही थी और दूसरी तरफ प्लांक थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिनन्स को समझा पा रही थी, लेकिन ऐसे कोई थ्योरी नहीं थी जो सभी फिनोमिनन्स को समझा सके। अब देखें, हमने कहा था कि डी ब्रोगली इक्वेशन यूं ही नहीं था। डी ब्रोगली इक्वेशन बनाने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई, अब इसके पीछे एक बात पर और चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा यहां रोकते हैं। अब एक नई ट्रैक पर चलते हैं हम। एक ट्रैक केमिस्ट्री में चल रही थी, वो ट्रैक क्या थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर की ट्रैक कहां से शुरू होती है, डाल्टन से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि भाई एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं, उससे स्मॉल छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता है। और 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1804 के आसपास उन्होंने अपना ये एटॉमिक थ्योरी दिया। आश्चर्य की बात थी, लगभग 100 साल से कुछ कम, मतलब लगभग 90 to 93 ईयर, मतलब जब जे टॉमसन ने सबसे फर्स्ट टाइम 1897 में क्या बताया कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, जे टॉमसन की थ्योरी आने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वार खुल गए थे। अब सबसे पहले जे टॉमसन ने ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, जो कि गलत था। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उसके बाद छोटे मोटे प्रयास और भी हुए थे, लेकिन मेन बातें हम यहां पर करेंगे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और यह बतलाया कि उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, लेकिन इनमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सही नहीं था, जिसके बारे में नील बोर ने बतलाया, तो बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन इन सब के बाद भी आखिरी में जब हम और ऊपर तक जाते हैं तो क्या पता चलता है, पता चलता है कि इन सबको समझने के बाद भी, सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद भी कुछ समस्याएं बरकरार हैं। जैसे अगर हम सोडियम एलिमेंट्स, अगर हम उसको जला करके अगर उसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो उसमें जो D1 D2 लाइंस आती हैं, बीच में काली लाइनें आती हैं, काली रेखाएं आती हैं, इन सब के बारे में ठीक से कोई भी थ्योरी नहीं बता पा रही थी। वास्तव में कुछ ऐसी बात थी जिसका संबंध उस एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी से भी जुड़ा हुआ था, उसकी समस्या का समाधान होना था। और दूसरी तरफ जो अपना पहला ट्रैक चल रहा था लाइट वाला, जहां हम पहुंचे थे कि हाइगन्स ने जो बात बताई थी कि लाइट वेव फॉर्म में चलता है, और प्लैंक ने बतलाया था कि लाइट फोटॉन फॉर्म में होता है। इस दौरान डी ब्रोगली आते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। सुनने में एक
बड़ी साधारण सी बात के रूप में बोला जा सकता है। डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट के बारे में इन दोनों का क्या कहना है। हाइगन्स का कहना है कि वेव फॉर्म में चलता है, और प्लैंक का कहना क्या है कि वो फोटॉन के फॉर्म में चलता है। हालांकि प्लैंक ने जो बात बताई थी वह भी ए ग्रेड की ही थी, और इस कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब डी ब्रोगली क्या कहते हैं? बोले इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। एक उन्होंने कहा कि हम एक थ्योरी बनाते हैं और ये थ्योरी दोनों पर लागू होगी। उन्होंने क्या कर दिया? हाइगन्स की थ्योरी और प्लैंक की थ्योरी दोनों को मिक्स करके दे दी। बोले अब किसी भी फिनोमेनन को समझाने की बात करूं, मतलब उनका कहना यह था कि लाइट वेव फॉर्म में भी होता है और फोटॉन फॉर्म में भी होता है। वो कभी वेव फॉर्म में दिख जाता है तो कभी वो फोटॉन के फॉर्म में दिख जाता है। रियल में और डीप में जाएंगे तो डी ब्रोगली क्या कहता है? रियल में फोटॉन के साथ एक वेव एसोसिएट बिल्कुल उसमें साथ में ही रहती है, जुड़ी होती है, उससे बद्ध रहती है। इतना ही नहीं, डी ब्रोगली का कहना यह है चाहे वो फोटॉन पार्टिकल हो और चाहे वो मास पार्टिकल हो, उस मास पार्टिकल में भी उसके साथ भी एक वेव जुड़ी ही रहती है। मास पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी होती है उस वेव को उन्होंने मैटर वेव का नाम दिया। उसे मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगों के नाम से जाना जाता है, और इनको हम डी ब्रोगली वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब अगर बात करें लाइट वाली, तो यह समस्या हल हो चुकी थी कि लाइट जो होती है वह रियल में वेव फॉर्म में भी होती है और फोटॉन फॉर्म में भी होती है, मतलब पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। रियल में लाइट का जो नेचर होता है वह ड्यूअल नेचर होता है, उसकी दोहरी प्रवृत्ति होती है, द्वैती प्रकृति होती है, दो प्रकार से व्यवहार करता है लाइट। साथ ही साथ अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएं तो आखिर एटम क्या है? पार्टिकल ही तो है, मास पार्टिकल है। तो फिर उस मास पार्टिकल के साथ में भी एक मैटर वेव्स तो होगी, और अगर मैटर वेव्स होगी तो उसका इफेक्ट तो जरूर आएगा, और जो इफेक्ट आएगा उसी बात को, उन्हीं बातों से संबंधित जो हमें परिणाम दिखाई देते थे वो बाकी के एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। लेकिन डी ब्रोगली की थ्योरी आने के बाद और ये जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आने के बाद जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर सटीक हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी लंबी स्टोरी है डी ब्रोगली इक्वेशन तक पहुंचने में। यहां पर अपनी बात को बिना आइंस्टीन की बात के जोड़े खत्म नहीं किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी लाइफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वर्क किया, लेकिन जितनी बातें उस जमाने में वो करते थे वह बातें लोगों के सर के कहीं ना कहीं ऊपर से भी जा रही थी। बोले ये सब काल्पनिक बातें हैं, कहां की बातें करते हैं। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी अच्छे समझाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की थी, उसको एक्सप्लेन किया था, और उनको इस कार्य के लिए भी नोबेल प्राइज मिला था। तो अब हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। उन्होंने दोनों बातों को ज्वाइंट कैसे की। हमने कहा ना, बोलचाल की भाषा में बोल दिया यहां पर कि उन्होंने हाइगन्स थ्योरी को उठाया और प्लैंक थ्योरी को उठाया और दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसा बोलने में सरल लगता है, रियल में उन्होंने यह पेपर वर्क किया था। जब डी ब्रोगली से यह बात पूछी गई कि क्या आप इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं ऐसा क्या, तो डी ब्रोगली के पास इसका उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा मैं दिखा नहीं सकता हूं। मतलब उन्होंने मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ किया कि एक पार्टिकल के साथ में, चाहे वो फोटॉन पार्टिकल हो और चाहे मास पार्टिकल हो, दोनों के साथ में एक वेव लिंक रहती है, उसके साथ में जुड़ी रहती है, आबद्ध रहती है। ठीक है,
इस बात को प्रयोग के रूप में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किसने किया? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेविसन और एक का नाम था जर्मर। दो साइंटिस्ट जो थे, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस बात को, डी ब्रोगली की बात को प्रूफ करके बतलाया, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, ये दोनों का एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट था। बाद में और भी एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड हुए जिन्होंने डी ब्रोगली की बात को सही बताया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डी ब्रोगली की थ्योरी क्या कहती है, उसका इक्वेशन कैसे बनता है। बहुत ही आसान है, करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें लिखना चाहिए बाई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये क्या होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी आप लोगों को वैल्यू लिखना है तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, 6.626 या 3 कर सकते हैं यहां पर, 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद देखें, यहां पर नाउ बाई सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्योंकि हमें हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन में किसका इंपॉर्टेंस है? वेव का, वेव फॉर्म चाहिए, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है न्यू, तो हमें इसको फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेव में। तो हम यहां से क्या करेंगे? न्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा देखें, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू हम किस में लगा दें? 1 में लगा दें। कितना आ जाएगा देखिए, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसमें हमें लैम्डा मिल गया। ठीक है, मतलब ये कौन सा पोर्शन देखा जाए तो जो अभी बोलचाल की भाषा में हमने बोला था कि डी ब्रोगली ने हाइगन्स की वेव थ्योरी उठाई और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी उठाई, तो अभी ये क्या है? ये यहां पर ये वेव थ्योरी, मतलब इसमें क्या आ गया? ये लैम्डा मिलने का मतलब होता है कि वेव फॉर्म मिल गया हमें इसमें। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? पार्टिकल फॉर्म चाहिए। तो पार्टिकल के लिए हम चलते हैं यहां पर, नाउ बाई मास एनर्जी इक्विवेलेंस, किसका? आइंस्टीन का। ठीक है, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन भी लिख सकते हैं, मतलब आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हो क्या कहता है? वो कहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। क्या कहता है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये देखिए, ये क्या मिल गया हमको? M, मास। मास मतलब ये पार्टिकल, पार्टिकल की तरफ ध्यान दिलवाता है। ठीक है, तो ये वेव के फॉर्म में मिलता है हमें और ये मास मिल गया। अब हम क्या करते हैं?
दोनों एनर्जी ही है ये E और ये E कंबाइन करते हैं तो यहां पर लिखते हैं हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां पर mc स्क्वेयर इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसके आगे यहां से एस सी से सी कैंसिल करें, ये आ जाएगा mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये यहां पर देखें mc या m इंटू सी, ये क्या है, ये है p इज इक्वल टू mc मोमेंटम। हिंदी वालों के लिए संवेग है ये। ठीक है, तो यहां पर हम चाहें तो P लिख सकते हैं, किसके इक्वल है ये देखिए लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, यही है डी ब्रोगली इक्वेशन। दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली का समीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाई देता है, अगर ध्यान से देखें यहां पर देखिए ये क्या है लैम्डा, ये क्या है m, मतलब लैम्डा और m के बीच में एक रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लैम्डा से मास कन्वर्ट हो सकते हैं और मास से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लैम्डा में। सपोज करिए एक मास पार्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। ठीक है, उस मास की वैल्यू यहां लगा दें हम, एच प्लैंक की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लगा दें, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो लगा दें, सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जो लैम्डा है मतलब क्या है, वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ है वो वेव लेंथ। ठीक है, तो उतनी वेव लेंथ वाला जो वेव है वह उतने पार्टिकल के साथ में जुड़ा होगा। दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोई वेव हो, ठीक है, उस वेव की वैल्यू लगाएं, एच की वैल्यू लगाएं, सी की वैल्यू लगाएं, तो क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। ठीक है, मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी वेव है अगर उसमें लैम्डा की वैल्यू तो होगी ही, और लैम्डा सी और एच की वैल्यू लगाएंगे तो क्या निकल आएगा, एम निकल आएगा। मतलब लैम्डा को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देनी चाहिए, और वह बात क्या होगी देखते हैं। यहां पर देखें हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी या पी। ये सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने बोला कि यह बात उनकी, मतलब डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वह ना सिर्फ फोटॉन पार्टिकल पर लागू होता है बल्कि यह मास पार्टिकल पर भी लागू होता है। और मास पार्टिकल की वेलोसिटी सी नहीं होती है, उसकी वेलोसिटी हम वी लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अलग से पॉइंट हम दे करके इन बातों को लिख सकते हैं। यहां पर ये लिख सकते हैं फॉर मास
पार्टिकल, यहां पर c के बदले क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी, मतलब डी ब्रोगली का इक्वेशन ये हो जाएगा। अब यहां पर जो लैम्डा है ये जो मैटर वेव की वेवलेंथ कहलाएगी। ये क्या है, ये मैटर वेव, ठीक है। इसको हम मैटर वेव नहीं कहते हैं, ये फोटॉन के लिए है, ठीक है। डी ब्रोगली वेव कह सकते हैं, लेकिन मैटर मतलब द्रव्य कण से जुड़ी होना चाहिए। याद रखेंगे, अगर यहां पर जो एम है, थोड़ा समझने की बात है, ये जो एम लिखा गया है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। इसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब m मास का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, चल रहा है। अब प्रश्न यह बनता है कि v की वैल्यू कितनी है। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। कई बार यह प्रश्न बनता है कि हम भी तो एक मास पार्टिकल ही हैं, हर इंसान का कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसके लिए m की वैल्यू होगी, तो क्या उसके लिए भी लैम्डा होगा? जरूर होगा। हमें दिखता क्यों नहीं है ठीक से? क्योंकि m की वैल्यू ज्यादा है। मास पार्टिकल जितना छोटा होगा, ध्यान दें, m कहां लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में, हर में लिखा हुआ है। m की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। मतलब जितना भारी भरकम मास होगा उसके लिए लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। इस वजह से डेली लाइफ में हमें इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर बहुत छोटा पार्टिकल करें, अगर डिनोमिनेटर को हम कम करते जाएं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और वह इफेक्ट हमें जरूर दिखाई देगा। तो यहां पर यह बात क्लियर करनी चाहिए। दूसरी बात पर आते हैं, यहां पर जो v है इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पर मास पार्टिकल के दो टाइप हम डिवाइड कर लेते हैं, एक न्यूटन के हिसाब से और दूसरा एक है अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से। कुछ ऐसी बातें हैं, न्यूटन की जितनी भी थ्योरी हैं उन सभी में आइंस्टीन ने क्वेश्चन मार्क्स जरूर बनाए हैं और उनको बहुत लिमिटेड कर दिया है। बोले ये सब उनके लिए है, जब उनकी वेलोसिटी लिमिटेड है तब वो न्यूटन की बात लागू होती है। अदरवाइज उनकी कोई भी बात जो मैकेनिकल में है, मैकेनिक्स में है, फिजिक्स में है, उनमें सब में करेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे यही लिखा हुआ देखें, m लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर वेलोसिटी साधारण है, मतलब साधारण का मतलब क्या है, ये जो v लिखा हुआ है, अगर v की वैल्यू c के मुकाबले बहुत कम है, v की वैल्यू c के मुकाबले बहुत कम है, तब तो ये बात सही है। लेकिन अगर v की वैल्यू c से कंपेयर हो सकती है, कंपेयर हो सकती मीन्स v की वैल्यू c/2 हो, c/3 हो, c/4 हो या 0.8c हो, मतलब c के सिमिलर हो, कम हो, c से चल जाएगा, लेकिन उससे तुलना करने, कंपेयर करने के लायक हो, मतलब उसके ग्रेड में हो वो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहां पर ये वाला m रखना गलत ही होगा, ये वाला m फिर नहीं होना चाहिए। फिर कौन सा वाला होना चाहिए, उसके लिए आइंस्टीन ने बतलाया था कि अगर वेलोसिटी भी ज्यादा है तो फिर इसके लिए मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। फिर न्यूटन की फिजिक्स में मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, वह कांस्टेंट ही होता है। एक पार्टिकल है, अब जहां भी उसका यूज बार बार करेंगे, m को बाहर कर लो, m को बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन करेंगे बाहर कर लो, इंटीग्रेशन करेंगे बाहर कर लो, मतलब क्यों, क्योंकि उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। लेकिन रियल में आइंस्टीन की थ्योरी में कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टीन की थ्योरी मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वह बहुत ज्यादा हो जाए अगर, तो फिर उस मास का, उस पार्टिकल का जो मास होता है वो भी इंक्रीज होता है, वो ही बढ़ने लग जाता है। वो कैसे, इसके लिए उन्होंने ये फार्मूला दिया 1 - v² अपॉन c²। ये देखिए,
यहां पर एम नॉट क्या है? उस पार्टिकल का रेस्ट मास, मतलब जब वह पार्टिकल रखा हुआ है, स्थिर है, तो उसका मास कितना होगा? एम नॉट होगा। और अगर वह मूवमेंट में है और वेलोसिटी ज्यादा है, आप खुद विचार कर लें, यहां पर अगर v की वैल्यू हमने कम लगा दी, मान लो कह दिया कि 100 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 1000 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ठीक है। यहां पर अगर 100 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो यहां पर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और यहां पर कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 और उसका स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 पावर 16। अब इतनी बड़ी वैल्यू से इस छोटे से मान को डिवाइड करना है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? नियरेस्ट टू जीरो, मतलब बहुत कम आ जाएगी, जो कि 1 से माइनस करने में लगभग वैल्यू 1 ही आ जाएगी। इसलिए m इज इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। तो अगर v की वैल्यू c से बहुत कम है तब तो ठीक है ये, अदरवाइज हमें ध्यान देना चाहिए कि m फिर कितना होगा? m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ यहां तक सीमित होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपको इस बात को ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट कोई भी हो, नॉलेज अगर मिलता है तो यह पूरा पढ़ना चाहिए, सीखना ही चाहिए, ठीक है। अब देखें, फिलहाल हम यहां तक फिक्स मान करके कि हमें ये वाला फॉर्म समझाना है, इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर काम में आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में जरूर आएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ये लिख दिया हमने। अब सेकेंड कुछ और देखते हैं। ये देखिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर। अगर इसमें हम देखें दूसरी तरफ, p का फार्मूला क्या होता है? mb होता है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो m स्क्वायर v स्क्वायर। ये देखिए, m स्क्वायर मतलब m इंटू एम, 2/2। ये क्या है? k। क्या है ये? k। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, या फिर p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mk। ये देखिए, इस फार्मूले का मतलब क्या है? इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। इसको हम इक्वेशन अगर 3 हो गए थे तो इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है, इक्वेशन 4। चलिए, तो ये वैल्यू 4 में लगाने, तो फार्मूला हमारा बदल जाएगा डी ब्रोगली का, एक नए फॉर्म में आ जाएगा। p की वैल्यू होती है रूट ऑफ 2mk। ये देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2mk, ये p के फॉर्म में नहीं है, अब एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भी फॉर्म यूजफुल है। कुछ फॉर्म और भी देखते हैं, चलो देखिए। यहां पर अगर कोई, अब हम साधारण मास पार्टिकल ना लेकर के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चलते हैं। कोई मास पार्टिकल m है जिसमें q चार्ज है, ठीक है, और उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है। मतलब कोई चार्ज है जिसमें कितना चार्ज है? q है, और उसका मास कितना है? m है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना है? v है। ऐसा ऐसा करने से, मतलब ही वोल्टेज में उसको क्यू पार्टिकल को रखने से वो गतिशील हो जाएगा, ठीक है, मोशन में आ जाएगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ये आपने 12th में पीछे वाले चैप्टर्स जो पढ़े होंगे उनमें पढ़ा होगा। ये होती है k इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होती है। k इज इक्वल टू कितना होता है? q इंटू वी। समझ रहे हैं?
तो ये वैल्यू उठा करके अगर हम क्या कर लें, इसमें लगा दें, इसको मान लेते हैं 5, ये वैल्यू उठा करके 5 में लगा दें तो कितना आ जाएगा बताएं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m³ ये देखिए, अब देखें ये सबके सब जो इक्वेशन दिख रहे हैं ये सभी इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन ही हैं। ये पूरे इक्वेशन ये देखें, डी ब्रोगली, ये भी डी ब्रोगली ही है, ये भी डी ब्रोगली ही है, इनके फॉर्म बदलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम चाहें तो और भी कुछ दूसरे फॉर्म में इनको बदल सकते हैं। चलो कुछ और देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये चार्ज Q इलेक्ट्रॉन होता तो सोचे, अगर ये चार्ज Q क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता, तब क्या होता, तो फार्मूला कैसे बन जाता, तब ये फार्मूला बन जाता है देन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m³ भी था तो क्या हो जाएगा, ये EV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EV। अब यहां पर ध्यान से देखिए इस फार्मूले को, ये इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m EV। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो क्या पता चलेगा, m का पता है, हम h का पता है, h क्या प्लैंक कांस्टेंट है, और m क्या है, m मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, वो ही नोन रहता है, E भी नोन रहता है, V अननोन रहता है। मतलब देखा जाए तो यहां पर राइट हैंड साइड में सिर्फ V अननोन रहेगा। ठीक है, चलो चाहे तो इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पर देखें सबसे पहले H क्या है, 6.63 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम होता है, और हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो माइनस में होता है हालांकि यहां पर, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है हमें, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। अब ये सभी वैल्यूज हम क्या करें, इसमें पुट कर दें। तो क्या आएगा देखें, ये आएगा 6.63 इंटू 10 पावर -34 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम इंटू V। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें, अगर पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लें, थोड़ा एक आसान तरीका बतलाते हैं। अगर हम ये पूरा रूट में है, इस पूरे को सॉल्व करके और फिर उसका रूट निकालें, उससे बेहतर क्या है, इस टर्म को भी अगर हम अंदर भेज दें, अंदर कैसे भेजेंगे, इसमें स्क्वायर लगा दें, पूरा रूट लगा दें, और इसमें स्क्वायर लगा दें, और इसमें स्क्वायर लगा दें, फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग इसको घर में फुर्सत में कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल लेना। निकालने के बाद ये वैल्यू कुछ ऐसी आने वाली है, रूट ऑफ अप्रोक्सीमेट 150 अपॉन V इंटू 10 पावर -10, और ये कहलाएगा मीटर में, क्यों, वेवलेंथ है ये। तो फिर ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोल सकते हैं, 150 अपॉन V एंगस्ट्रॉम, 10 पावर -10 मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये देखें, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए एक बिल्कुल शॉर्टेस्ट फार्मूला, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करें, ना कि इतने बोरिंग कैलकुलेशन का। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन आप
एग्जाम में लगाएंगे, आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड या 45 सेकेंड ही होते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ सेकंड में ही हमें सॉल्व करना होता है। सिर्फ इसमें आप क्या लगाइए, v की वैल्यू लगा लें, ठीक है, और बस उसको डिवाइड करें और उसका रूट निकाल लें, जो भी आएगा वो वेवलेंथ होगी अंगस्ट्राम में। अगर आंसर अंगस्ट्राम में है तो डायरेक्ट वही लगाएंगे, अदरवाइज मीटर में है तो 10⁻⁻10, बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर, पिकोमीटर एटसेट्रा, बाकी और भी यूनिट्स होती है जो। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि डी ब्रोगली इक्वेशन, जो कि देखने में तो 4-5 लाइन का ही है, मतलब प्लैंक का क्वांटम थ्योरी लिख दो, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस लिख दो, दोनों को मिक्स कर दो, ये लो भाई आ गया डी ब्रोगली इक्वेशन, बिल्कुल आसान सा। लेकिन आज की क्लास अगर आपने पूरी ध्यान से सुनी है तो आपको जरूर महसूस होगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा डेप्थ है। हमने यह बात शुरू में ही बोली थी कि डी ब्रोगली इक्वेशन कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसको पूरा पूरा जब समझा जाएगा तो निश्चित रूप में उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ दिखाई देती है। फिर भी हमने अपनी बात को संक्षेप में, शॉर्ट में करने की कोशिश की थी। ठीक है, अभी इसका और ज्यादा डिटेल किया जा सकता है, अगर डिटेल करेंगे तो 1 घंटे ज्यादा लग जाएंगे और क्लास फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इस रोचक टॉपिक में इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से समझें और इस क्लास को पूरा एक बार फिर से रिपीट करके पूरा समझने के बाद 2 बार देखें, 3 बार देखें, और देखने के बाद अच्छे से इसको समझें और लिख करके देखें और सॉल्व करें, तभी आपसे ये बात अच्छे से बन पाएगी। आज के लिए इतना ही।